विधि शास्त्र एवं विधि के सिद्धांत, पेज नंबर 39, प्रश्न नंबर 9आ। डीन रास्को, पाउंड के सामाजिक इंजीनियरिंग के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। डीन रास्को, पाउंड ने ई हेरिंग के विचारों के आधार पर समाजशास्त्री विधान शास्त्र के कार्यक्रम को क्रियान्वित स्वरूप प्रदान किया। इस कार्यक्रम को पाउंड ने सामाजिक इंतजी निरायंग के नाम से पुकारा। पाउंड ने अपने विधि दर्शन को हितों पर आधारित करते हुए कहा है कि हित को विधि की प्रमुख विषय वस्तु मानना उचित होगा। पाउंड ने विधि द्वारा सुरक्षित हितों को 3 श्रेणियों में विभाजित करते हुए कहा है कि विधि का केवल यह कार्य है कि मनुष्यों के हितों की रक्षा करे। पाउंड के अनुसार विधि एक ऐसा ज्ञान है और अनुभव है जिसके माध्यम से सामाजिक नियंत्रण स्थापित किया जा सके। पाउंड के मत में विधि का मुख्य कार्य सभ्यता को आगे विकसित करना है। सभ्यता से उनका अभिप्राय यह है कि दृष्टि से निरंतर सहयोग करते हुए मानव अपनी शक्तियों का उत्तरोत्तर विकास करता रहे। इस तरह पाउंड विधि को एक साधन मात्र मानते हैं। पाउंड के द्वारा वर्गीकृत हित निम्नलिखित हैं। पहला, व्यक्तिगत हित, दूसरा लोक हित एवं समाज हित, तीसरा। पहला, व्यक्तिगत हित। इसके अंतर्गत संबंधित हितों, घरेलू मामलों संबंधी हित इत्यादि सम्मिलित हैं। दूसरा, लोक हित। इसमें राज्यों के परिशिक्षण के हित एवं समाज हितों के संरक्षण के रूप में राज्य के हित का समावेश है। तीसरा, सामाजिक हित। इसमें शांति व्यवस्था तथा सामान्य सुरक्षा बनाए रखने के लिए सामान्य आचरणों को बनाए रखने के हित, विवाह जैसी संस्था का अस्तित्व बनाए रखने के लिए सामाजिक संसाधनों की रक्षा करने वाले हित, सामान्य प्रगति से संबंधित एवं मानवीय व्यक्तियों के विकास से संबंधित हितों का समावेश है। हितों के सिद्धांत को आगे विकसित करते हुए पाउंड ने कहा है कि कभी कभी इन विभिन्न हितों में परस्पर टकराव की स्थिति उत्पन्न होती जाती है। पाउंड के अनुसार हितों के परस्पर टकराव को कम करने हेतु विवादों के निराकरण का ऐसा हल ढूंढना जाना चाहिए जिससे कि उसमें सविन विभिन्न हितों को कम से कम हानि पहुँचे। सामाजिक इंजीनियरिंग से पाउंड का तात्पर्य समाज के प्रतिस्थाप रखने वाले हितों के बीच संतुलन से रखें। संक्षेप में पाउंड का सिद्धांत यह है कि हित विधि की मुख्य विषय वस्तु है और विधि का कार्य मानव आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति है। विधि को सामाजिक इंजीनियरिंग निरूपित करते हुए पाउंड ने राज्य की प्रभुत्व, अधिकार, कर्तव्य, व्यक्तित्व और सैद्धांतिक परिकल्पनाओं पर विचार करना आवश्यक समझा तथा सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप नई विधिक तकनीकों के विकास की ओर ध्यान केंद्रित किए जाने की आवश्यकता प्रतिपादित की। आलोचना। पाउंड के सिद्धांत की प्रथम आलोचना इंजीनियरिंग शब्द के प्रयोग से संबंधित है क्योंकि इससे सिद्धांतों को सामाजिक आवश्यकताओं पर नियंत्रित रूप से लागू किए जाने का संकेत मिलता है। पाउंड के सिद्धांत की द्वितीय आलोचना यह है कि इंजीनियरिंग पर बल विधि के महत्व भाग की उपेक्षा करते हैं जो समाज होता है और विधि केवल इसे मान्यता देती है या उसका अनुमोदन करती है। विधि के इस गत्यात्मक स्वरूप को महत्व नहीं दिया गया है। प्रश्न 9ब, सेविग्नी के अंतःचेतना के सिद्धांत एवं सर हेनरी मैन के हैसियत से संविदा की ओर सिद्धांत को समझाइए तथा दोनों की विचारधाराओं में अंतर कीजिए। सेविग्नी ने
बख एवं हुगनों के विचारों से प्रेरणा लेते हुए विधि के प्रति ऐतिहासिक दृष्टिकोण अपनाए जाने पर विशेष बल दिया। नेपोलियन युद्ध के बाद जर्मनी से प्रचलित विधियों को संहिताबद्ध करने का प्रश्न उठा। फ्रांसीसी सिविल कोड से प्रभावित होकर प्रोफेसर थीबार्ड ने जर्मनी की विधियों के संहिताकरण की आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला, किंतु इस कार्य में करने बाध्य उत्पन्न होने की आशंका थी। इसका मुख्य कारण यह था कि ये विधियां स्थानीय जनता के व्यवहार एवं आचरण में बहुत समय से बिना किसी हस्तक्षेप के प्रचलित चली आ रही हैं। इसके नवीनीकरण के प्रश्न को लेकर संघर्षमय स्थिति उत्पन्न होने की आशंका थी। संवैधानिक परस्परा पर आधारित विधि के ऐतिहासिक विकास का समर्थन करते हुए विधि के संहिताकरण का कड़ा विरोध किया। अचेतना का सिद्धांत। संवैधानिक के मतानुसार विधि सिर्फ अमूर्त सिद्धांतों एवं नियमों का संग्रह मात्र नहीं है, वरन वह किसी समुदाय विशेष या देश विशेष के व्यक्तियों की अतिरिक्त आवश्यकताएं एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इतिहास के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रारंभिक अवस्था में विधि को मानव स्वभाव एवं आचरण का एक अवांछनीय अंग माना गया है। राष्ट्र एवं विधि के ऐतिहासिक संबंध स्थापित करते हुए संवैधानिक ने कहा है कि किसी राष्ट्र के विकास के साथ साथ वहाँ की विधि भी विकसित होती है। संवैधानिक ने राष्ट्र शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है कि इसका अभिप्राय उस मानव समुदाय से है जो सामाजिक, ऐतिहासिक तथा भौगोलिक श्रृंखलाओं द्वारा एक दूसरे से संबंधित हैं। संवैधानिक ने विधि को जन जीवन की सामान्य अचेतना कहा है, इसलिए संवैधानिक के विचारों को अचेतना का सिद्धांत कहा गया है। संवैधानिक के चेतना के सिद्धांत में निम्नलिखित आधारभूत तत्व हैं। पॉइंट नंबर 1, मानव समुदाय में विधियों का अस्तित्व आचरणगत नियमों के रूप में विद्यमान रहता है, अतः विधि नियमित नहीं की जाती है, वरन वह जन समुदाय में विद्यमान नहीं रहती है। विधि का विकास शारीरिक विकास की तरह जैविक सिद्धांत पर आधारित है तथा वह अपने आप होता है, इसलिए इस दृष्टिकोण से विधायक का महत्व रूढ़िगत रीति रिवाजों की तुलना में निम्न कोटियों का है। पॉइंट नंबर 2, विधाओं का स्वरूप सार्वभौमिक नहीं होता है और न ही इसे सभी स्थानों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है। विधि राष्ट्र विशेष के अनुसार वहाँ के मनुष्यों की धारणाओं एवं भावनाओं के अनुकूल बदलती रहती है। संवैधानिक ने किसी राष्ट्र विशेष की भाषा तथा वहाँ प्रचलित विधियों में साम्राज्य स्थापित करते हुए कहा है कि एक राष्ट्र की भाषा या विधि दूसरे राष्ट्र के प्रति लागू नहीं की जा सकती है। राष्ट्र का विधि ही वहाँ के जन समुदाय की अचेतना है। पॉइंट नंबर 3, विधि का विकास आदिम सदस्यों में प्रचलित कुछ विधिक संबंधों से प्रारंभ हुआ, जो समयांतर में सामाजिक विकास के कारण वर्तमान विधि की जटिलताओं में परिणित हो गई है। विधि के संबंध में जनता की धारणाओं का प्रतिनिधित्व अधिक वर्ग के द्वारा किया जाता है, जो स्वयं भी जनता का ही एक भाग होते हैं। अधिवक्ताओं के द्वारा व्यक्त की गई विधिक भावनाओं को विधायन द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है, अतः विधि के निर्माण में विधायकों की अपेक्षा अधिवक्ताओं की भूमिका को अधिक महत्व माना जाना चाहिए। 4, विधि के निर्माण के समय उनके ऐतिहासिक विकास पर महत्व दिया जाना चाहिए। 5, संवैधानिक के अनुसार प्राकृतिक विधि के नैतिक आदेश को विधि की अनुवास्तिक के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता है। विधि के पीछे वास्तविक अनुवास्तिक सामाजिक दबाव ही है। अचेतना सिद्धांत की आलोचना। संवैधानिक के अचेतना के सिद्धांत की विभिन्न
विधि शास्त्रियों ने आलोचना की है जो अग्रलिखित प्रकार की है। पॉइंट नंबर 1, सवैंगनीय के इस कथन का खंडन करते हुए विधि किसी समाज विशेष या समुदाय की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। एलन ने कहा है कि यदि ऐसा होता है तो रोमन विधि संपूर्ण यूरोप में सफल नहीं हो पाती है, क्योंकि यह विधि यूरोप की जनता की इच्छा अभिव्यक्ति नहीं थी। विधि शास्त्री एलन ने सवैंगनी के इस मत का भी खंडन किया है। विधि के निर्माण में अधिवक्ता वर्ग का विशेष योगदान रहता है, क्योंकि वे जनता के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एलन के मत के अनुसार विधि तथा पूर्व निर्णयों का निर्माण न्यायालयों द्वारा भी किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, सवैंगनी द्वारा विधि के प्रति अपनाई गई ऐतिहासिक पद्धति विधि शास्त्र की संकल्पनाओं का खंडन करती है एवं प्राकृतिक विधि के प्रति विरोध प्रकट करती है, परंतु यथार्थ में सवैंगनी का अचेतना का सिद्धांत स्वयं ही बाह्य तथ्यों पर आधारित एक आदर्शात्मक कल्पना मात्र है। तीसरा, यह कहना उचित नहीं है कि विधि सदा ही जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। कभी कभी विधि के विकास में व्यक्तियों विशेष के योगदान का अधिक महत्व रहता है, फिर चाहे वह व्यक्ति विदेशी नागरिक हो क्यों न हो। चौथा पॉइंट नंबर, अनेक विधियों ऐसी हैं जो शासक अपनी सुविधा के लिए बनाया है तथा वे जन समुदाय की चेतना की अभिव्यक्ति नहीं होती है। पांचवा, अनेक विधियों का निर्माण जन चेतना की अदृश्य अभिव्यक्तियों पर आधारित न होकर मानव समूह के आपसी संघर्षों के लिए आवश्यक हो जाती है, सवैंगनी के सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। सवैंगनी ने एक ओर तो विधि को जन समुदाय की अंतर्चेतना की अभिव्यक्ति माना है, किंतु दूसरी तरफ अपने देश के लिए रोमन विधि का समर्थन किया है। सर हेनरी का हैसियत से संविदा की ओर सिद्धांत। अंग्रेजी विधि के ऐतिहासिक विकास में सर हेनरी मेंस का नाम विशेष उल्लेखनीय है। सर हेनरी मेंस अंग्रेजी, रोमन तथा हिंदू विधि के अच्छे ज्ञाता थे। इन विधियों के गहन अध्ययन के फलस्वरूप उन्होंने विधि के ऐतिहासिक अध्ययन में तुलनात्मक पद्धति अपनाई जाने पर बल दिया। सर हेनरी ने विधिक राष्ट्रों की विधि प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन करके विधि का विकास संबंधी कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाले। रोमन विधि तथा हिंदू विधि के तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात सर हेनरी मेंस ने यह विचार व्यक्त किया कि समाज या तो स्थिर होता है या विकासशील होता है। इन दोनों ही प्रकार के समाजों के विधिक विकास में भिन्नता होती है। इतने पर भी सर हेनरी मेंस का यह निश्चित मत था कि ये दोनों समाज अपनी प्रारंभिक अवस्था में निम्नलिखित विधिक चरणों में से गुजरते हैं। पॉइंट नंबर 1, प्रथम अवस्था में वैयक्तिक आदेश द्वारा विधि का विकास होता है। इस समय यह ईश्वर की इच्छा का प्रतीक समझा जाता है, जिसकी अभिव्यक्ति आदेश के रूप में होती है। पॉइंट नंबर 2, दूसरी अवस्था में उपरोक्त आदेश तथा प्रथा का रूप धारण करती है। तृतीय अवस्था में शासक के द्वारा शासन पर कुछ अल्पसंख्यक लोगों का विधि पर अधिकार हो जाता है, जो स्वयं विधियों को प्रसारित करते हैं। चतुर्थ अवस्था में बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यक विधि नियमितताओं के विरुद्ध विद्रोह करते हैं और फलस्वरूप विधि प्रसारित होकर संहिता का रूप धारण कर लेते हैं। जो समाज चतुर्थ अवस्था से जिसे स्वतः विधिक विकास युग समाप्त हो जाता है आगे प्रगति नहीं करते हैं, उन्हें सर हेनरी मेंस ने स्थिर समाज कहा है। जो समाज अपनी विधि का
नई रीतियों से विकास करते हैं उनको हेनरी मेंस ने प्रगतिशील कहा है। प्रगतिशील समाज तीन रीतियों से अपनी विधियों को विकसित करते हैं: वैधानिक परिकल्पनाओं, सामायिक न्याय तथा विधायन। हेनरी मेंस के अनुसार प्रारंभिक समाज में लोगों के विधिक कर्तव्य, अधिकार, विशेषाधिकार इत्यादि हैसियत के आधार पर निर्धारित किए जाते थे। सामाजिक विकास के साथ साथ हैसियत की महत्ता का लोप होने लगा तथा लोगों की विधिक स्थिति का निर्धारण उनके परस्पर समझौते के आधार पर किया जाने लगा। समाज की हैसियत से संविदा की ओर अग्रसर होने फलस्वरूप रोमन में दासों की स्थिति में सुधार हुआ। इसी तरह इंग्लैंड में स्त्रियों की दशा में भी पर्याप्त सुधार हुआ। हेनरी मेंस का यह सिद्धांत उस समय में बिल्कुल ठीक था। धर्म के आधार पर अनेक नागरिक निर्गमताएं अधिनियमों द्वारा समाप्त कर दी गईं। संविदा करने हेतु सेवकों को अधिक स्वतंत्रता दी गई। अमेरिकन गृह युद्ध में मेन ने औद्योगिक उत्तर अमेरिका की ओर अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्र संविदा पर आधारित समुदाय था। कृषक और सामंतीय दक्षिण अमेरिका पर जो अपेक्षाकृत अधिक हैसियत के पक्ष में तथा एवं दासता की संस्था को बनाए रखना चाहता था। विजय को देखा इन सबसे वह इस विषय पर पहुंचा कि प्रगतिशील समाज हैसियत से संविदा की ओर जाता है, परंतु वर्तमान विधि व्यवस्था को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि सर हेनरी मेंस द्वारा दिया गया हैसियत से संविदा की ओर से सिद्धांत ने जब विपरीत दिशा अपना ली, अर्थात अब आधुनिक समाज संविदा से हैसियत की ओर बढ़ रहा है। अब संविदा की व्यक्ति की स्वतंत्रता के स्थान पर वर्गगत सौंदर्यबाजी प्रारंभ हो गई। इसके अतिरिक्त बहुत से सामाजिक विधान पारित किए गए जिसमें काम के अधिकतम घंटे एवं न्यूनतम मजदूरी नियत कर दी गई है और प्रतिकर संबंधी नियम तथा सेवाओं की अन्य शर्तें अधिकारित की गईं और व्यक्तियों उनसे आबद्ध हैं। अब राज्य की कल्पना और कृत्यों में भार उत्पन्न हो गई जिससे राज्य द्वारा व्यक्तियों के कार्यकलापों में उत्तरोत्तर हस्तक्षेप बढ़ा, यहाँ तक कि उन सुविधाओं का जिन्हें कोई व्यक्ति अपने प्रतिदिन के जीवन में करता है मानकीकरण हो गया है। व्यक्ति इन सुविधाओं के किसी पद को बदल नहीं सकते थे। पक्षकार एक सामाजिक वर्ग के सदस्य के रूप में इन सुविधाओं को करते हैं, व्यक्तियों के रूप में नहीं। इस प्रकार संविदा की स्वतंत्रता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। सैविग्निय तथा सर हेनरी मेंस की विचारधाराओं में अंतर। सैविग्निय एवं हेनरी मेंस दोनों ही विधि शास्त्र की ऐतिहासिक पद्धति के प्रमुख प्रवर्तक थे, किंतु अनेक बातों में उनके मत एवं दूसरे से भिन्न रखते थे। जहाँ एक तरफ सैविग्नी ने प्रथाओं को महत्व प्रदान किया, वहीं दूसरी तरफ सर हेनरी मेंस ने सभ्यता के विकास के साथ विधायन द्वारा निर्मित संहिताबद्ध विधि की आवश्यकता पर बल दिया। अपने तर्क की पुष्टि में मेन ने इंग्लैंड की तत्कालीन विधि की अस्पष्टता का दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए कहा है कि इसका मुख्य कारण यह था कि इंग्लैंड की विधि प्रधान रूप से न्यायाधीशों के द्वारा अपनाई गई थी। विधानमंडल द्वारा सैविग्नी के अंतर चेतना के सिद्धांत को सर हेनरी मेंस ने स्वीकार नहीं किया। हेनरी मेंस ने विधानमंडल की सृजनात्मक शक्तियों को स्वीकार किया, जिसे सैविग्नी ने नहीं माना। मेन का हैसियत से संविदा की ओर का सिद्धांत।
व्यावहारिक होने के साथ साथ तत्कालीन पूंजी एवं औद्योगिक समाज की परिस्थितियों के ठीक प्रकार अनुकूल था।